बहुत बहुत धन्यवाद पटनायक जी। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस भाषा में बोलूं, हिंदी में, अंग्रेजी में, उड़िया में? ठीक है, हिंदी हिंदी अंग्रेजी उड़िया मिला के। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के लिए, उद्घाटन भाषण के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं उड़ीसा कई बार आ चुका हूँ, जाहिर है, और हर बात आता हूँ तो देखता हूँ कुछ नई बातें हैं, कुछ नया विकास है। और सचमुच में उड़ीसा को इस बात का लाभ तो मिला है कि यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता रही है, स्टेबिलिटी रही है, और बहुत सारे जो हमारे प्रदेश या पूरा देश कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हुआ है, उससे आप बचे रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरे भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उसी संदर्भ में कहीं न कहीं जोड़कर हमें उड़ीसा के विकास को देखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात में राजनीति का प्रवेश नहीं हो, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कहूँगा, बल्कि इसलिए कहूँगा कि वो चिंता के विषय हैं। सबसे पहले तो विकास के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारा देश कितनी आज़ादी देता है प्रदेशों को, राज्यों को विकास करने के लिए, और कितनी बातें अपने हाथ में रखता है। जो पुराना एक डिबेट है यूनिटरी वर्सेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिबेट सार्थक डिबेट है, यूजफुल डिबेट है, और उसके बारे में दो शब्द कहना मुझे लगता है कि उचित होगा। जब हमने संविधान बनाया तो घोषणा की हमने कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और संविधान के विशेषज्ञों ने कहा कि ये उस तरह का फेडरल पॉलिटी नहीं है जिस तरह की फेडरल पॉलिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या और बड़े बड़े देश हैं जिसमें कि बहुत सारे प्रदेश या राज्य हैं। लेकिन ये जो खींचातानी, जो एक तरह से टेंशन रहा बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल और राज्यों के अधिकारों को लेकर, ये प्रभावित होता रहा जो राजनीतिक परिदृश्य था पूरे देश में। आपको याद होगा कि शुरू में एक पार्टी का शासन था केंद्र में, और लगभग उसी पार्टी का शासन था सारे प्रदेशों में। तो उस समय फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो भिन्न था। धीरे धीरे कर इसमें परिवर्तन हुआ, और जैसे जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ और वो शासन में आए अपने अपने राज्यों में, तो जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो भी बदलता चला गया। और बहुत सारे संविधान के कन्वेंशंस बने जिसको सरकारों ने पालन करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके हमने देखा कि राज्यों को और अधिकार मिलते चले गए।
अब हम देख रहे हैं आज के दिन कि फिर हम पुरानी बात की ओर जा रहे हैं। राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और कभी कभी लगता है कि खतरनाक ढंग से बदल रहा है। अगर हमारे सर्वोच्च नेता ये कहते हैं कि डबल इंजन का होना जरूरी है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, झारखंड, बगल का प्रदेश है, वहां पर अभी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और वहां के मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि डबल इंजन का लाभ हमें मिल रहा है। यानी कि प्रदेश में जो सरकार है वह उसी पार्टी की है जिसकी सरकार केंद्र में है। अब ये जो एक नया शब्दों का चयन हुआ है, डबल इंजन, तो डबल इंजन का मतलब क्या हुआ? डबल इंजन का मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार होनी चाहिए, तब वो ग्रोथ होगा। और अगर वो डबल इंजन नहीं है, राज्य में दूसरे प्रकार की सरकार है और केंद्र में दूसरे प्रकार की सरकार है, तो इसका मतलब कि वो एक डिसएडवांटेज है और प्रदेश का ग्रोथ उसके चलते रुक सकता है। और मैं आपके सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूं कि ये जो एक नया और नई थियरी लागू हो रही है, वो कहां तक उचित है और उसके बारे में जो सोचने वाले लोग हैं इस देश में, उनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, उसका राजनीतिक स्वरूप जो भी हो, केंद्र में या राज्यों में, उससे उस सरकार की उसके जो अधिकार हैं और जो संविधान की व्यवस्था है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर केंद्र में दूसरे दल की सरकार है, उड़ीसा में एक दूसरे दल की सरकार है, तो क्या उड़ीसा सफर करेगा इसके लिए? क्या उड़ीसा को वो हक नहीं मिलेगा जो हक उसको मिलना चाहिए संविधान के अंतर्गत, संविधान की परंपराओं और कन्वेंशंस के अंतर्गत? तो ये पहला बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत सरकार में काम करने का जो मेरा अनुभव रहा, पहले एक सिविल सर्वेंट के रूप में और बाद में एक मंत्री के रूप में, उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ निर्भर करता है केंद्र में जो सरकार का मुखिया होता है, उसका क्या आउटलुक है और कुल मिलाकर उस सरकार का क्या आउटलुक है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने जिन दो सरकारों में काम किया, उसके जो मुखिया थे, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे वाजपेयी जी रहे हों, उनके स्वभाव में उदारता थी और इसलिए उन्होंने कभी कोई बंदिश नहीं लगाई, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आप राज्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे या उस प्रकार का व्यवहार करेंगे। मुझे एक भी अवसर याद नहीं आता है जहां पर कि
चंद्रशेखर जी का कार्यकाल तो बहुत छोटा था, लेकिन वाजपेयी जी ने बुलाकर कहा हो कि इस प्रदेश को, इस राज्य को आप ये उपलब्ध मत कराइए, इसको थोड़ा टाइट कीजिए जिसमें वो हमारी बात माने। दूसरी बात कि वाजपेयी जी के यहाँ के साथ काम करने में आदमी बहुत स्वतंत्र महसूस करता था कि ये हमारे क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आता है और इस कार्य क्षेत्र को हम जैसा चाहें वैसा चलाएंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण विषय आता है तो उसमें हम प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे। लेकिन कभी ये भावना या अनुभव नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप सबको याद होगा, जब मैं 1998 में वित्त मंत्री बना देश का, तो मेरे अफसरों ने मुझे बताया कि एक विषय जो पूर्व सरकारों से चला आ रहा है, जिस पर कोई फैसला नहीं हुआ, वह विषय था वैल्यू एडेड टैक्स का। स्टेट लेवल पर वैल्यू एडेड टैक्स जो रिप्लेस करता स्टेट सेल्स टैक्स को और कई और करों को। मैं जरा पानी ले लूं। तो एक विषय था, तो मैंने सोचा इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये अच्छा कर है और सेल्स टैक्स को और दूसरे करों को रिप्लेस करके इस टैक्स को लगाना चाहिए। और उसका मूल मंत्र ये था कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जो जीएसटी का भी मूल मंत्र है। तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो विभिन्न स्टेजेस से गुजरने के बाद भी जो फाइनल टैक्स का बर्डन होगा उस वस्तु या सेवा पर, वो कम होगा पहले की तुलना में। तो मैंने सोचा कि चूंकि राज्यों का विषय है लेकिन देश का भी विषय है, इसलिए मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। तो मैंने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई, देश के सारे मुख्यमंत्री उसमें आए, वैट का विषय रखा गया और ये हुआ कि इस पर आगे विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक छोटी समिति बन जाए। उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बाबू थे और ज्योति बाबू भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोधी थे। बल्कि उन्होंने ये भी एक वक्तव्य दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सिविलाइज्ड नहीं है, सब अनसिविलाइज्ड लोग हैं। लेकिन फिर भी देश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर वो थे, तो उसका फायदा उठाकर मैंने मुख्यमंत्रियों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्रियों का एक छोटा जो समूह बने वो ज्योति बाबू की अध्यक्षता में बने। सब लोगों ने उसको स्वीकार किया और ज्योति बाबू की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी। निर्धारित समय के भीतर उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और फिर उस पर विचार करने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहली बैठक हो चाहे दूसरी बैठक हो, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय से कभी मेरे ऊपर यह नहीं मुझसे पूछा गया कि आपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया मुख्यमंत्रियों की बैठक का उद्घाटन करने के लिए या उसमें अपने विचार रखने के लिए। तो दूसरी बैठक में मैंने ये कहा कि बार बार मुख्यमंत्रियों को बुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए वित्त मंत्रियों का एक समूह बने,
राज्यों के वित्त मंत्रियों का, जो समय समय पर मिलकर इस पर विचार करेगा। और वो समूह बना एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, और उसके जो कन्वीनर बने वो बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जो लेफ्ट पार्टियों का एक शासन था। उसके जो वित्त मंत्री थे असीम दासगुप्ता, वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स के कन्वीनर बने। और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। और मुझे कहने में कुछ संतोष होता है कि आज जो जीएसटी काउंसिल है वो ठीक उसी पर आधारित है जो बिना किसी संविधान की व्याख्या किए हुए मैंने उस समिति का निर्माण किया था जब मैं वित्त मंत्री था। फिर बात आगे बढ़ी और हमने वैट लगाने में सफलता पाई और बाद में वही चलकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, कहीं कोई नियम नहीं था। ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या दृष्टिकोण हो, केंद्र का और राज्यों का, उसको ध्यान में रखकर ये कदम उठाए गए और वो सफल हुए। अब यहां अगर विकास की बात करें, राज्यों की और केंद्र की या पूरे देश की, तो पहले उसमें प्लानिंग कमीशन नाम की एक संस्था का बड़ा योगदान होता था। प्लानिंग कमीशन को अब अबॉलिश कर दिया गया है और उसकी जगह पर नीति आयोग बन गया है। नीति NITI का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूशन तो ही है लेकिन उसके आगे आयोग भी लगा हुआ है। अपने आप में कुछ अटपटा लगता है ना। नीति तो ठीक है, नीति को अगर हम कहें कि अंग्रेजी में इसका नाम पॉलिसी है तो पॉलिसी आयोग, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अपने आप में कंप्लीट है, तो फिर आयोग क्यों? लेकिन चलिए उस पर झगड़ा नहीं करते हैं। लेकिन फिर अपने अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार का बजट बनता था तो उसमें एक बड़ा भारी अंश होता था ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट का। ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट जो है वो किसके लिए था? वो प्लानिंग कमीशन के लिए था। लगभग 1/3 बजट का ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट होता था और उसके बाद वित्त मंत्रालय उसको प्लानिंग कमीशन के जिम्मे कर देता था। और प्लानिंग कमीशन और उसके उपाध्यक्ष ये तय करते थे कि उसका जो राशि उनको मिली, जो फंड उनको मिला, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स में कैसे होगा और विभिन्न स्टेटों के बीच में कैसे होगा। तो जो ट्रांसफर्स होते थे फंड्स के, वो फाइनेंस कमीशन पर आधारित ट्रांसफर्स तो होते ही थे, वो संविधान में उसका प्रावधान है राज्यों के लिए। लेकिन उसके अलावा एक बड़ी राशि प्लान फंड्स के नाम पर स्टेट्स को जाया करती थी और उससे स्टेट्स अपना विकास का काम करते थे। फिर एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था जिसमें सारे मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते थे और साल में एक बार या 2 बार तो उसकी बैठक होती ही थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। और उसमें नीतिगत निर्णय लिए जाते थे। फिर मुख्यमंत्रियों का समूह बनता था कि इस विषय पर आगे विचार करने के लिए ये समूह बन गया, दूसरे विषय पर विचार करने के लिए दूसरा समूह बन गया। और उसके जब रिपोर्ट्स आते थे तो उस विषय पर आगे फिर विचार होकर फैसला किया जाता था। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं है,
क्योंकि प्लानिंग कमीशन नहीं है। लेकिन जब प्लानिंग कमीशन को समाप्त किया जा रहा था और नीति आयोग का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो टीम इंडिया का निर्माण करना चाहते हैं। टीम इंडिया जो केंद्र और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक समूह होगा, और ये टीम इंडिया जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर राज्यों और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएगी। वर्तमान में टीम इंडिया कहां है, वो क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप सब इस बात को जानते हैं। और टीम इंडिया ने प्रगति तो नहीं ही की, बल्कि जो भी पहले से प्रगति हुई पड़ी थी उसमें भी अब घाटा हो रहा है, वो कम हो रहा है। और राज्यों में और केंद्र में तनाव बढ़ा है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो विषय है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो प्लानिंग कमीशन बातचीत करके राज्यों को प्लान फंड्स देती थी, तो अब चूंकि प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गया, तो प्लानिंग भी अबॉलिश हो गया और प्लान फंड्स भी अबॉलिश हो गए। इसलिए अब जो आप देखेंगे भारत सरकार का बजट, उसमें प्लान फंड्स करके अलग कोई हेड नहीं है, लेकिन राज्यों को जो ट्रांसफर होता है वो अमाउंट दिया हुआ है, और ये काम वित्त मंत्रालय कर रहा है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय की जो प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज हैं, वो अलग होती हैं, और प्लानिंग कमीशन की जो प्रायोरिटीज होती थी वो अलग होती थी। और हर साल एक खींचातानी होती थी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन में और वित्त मंत्री के बीच में, कि वित्त मंत्री कहते थे कि मैं इतना फंड नहीं दूंगा, प्लानिंग कमीशन कहते थे इतना फंड देना जरूरी है। और अक्सर इस बात का फैसला प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करके होता था, और प्रधानमंत्री जी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, और प्रधानमंत्री भी थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक बैलेंस्ड व्यू लेते थे। और अक्सर वो अमाउंट वित्त मंत्रालय जो राशि देना चाहता था उससे अधिक होता था, तो उस लेवल पर जाके तय होता था। अब आप वित्त मंत्रालय के ऊपर यह जिम्मा डाल देंगे कि भाई तुम तय करो कि राज्यों को कितने मिलना चाहिए, तो वो देखेंगे फिस्कल रेट कितना है, राज्यों को कितना, मंत्रालयों को कितना मिल रहा है, ये सब मिला जुला के राज्यों को थोड़ा कम भी मिल जाए तो उनको उतनी चिंता नहीं होगी, क्योंकि उनको उससे फिस्कल डेफिसिट जो घाटा है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसलिए आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय ये तय नहीं करे, और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, वित्त मंत्रालय ये तय नहीं करे कि राज्यों का विकास के लिए जो फंड होता है वो कितना होना चाहिए और किस राज्य को कितना जाना चाहिए। एक स्वतंत्र अगर बॉडी इसको करती है, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन करता था, तो उसमें राज्यों को ज्यादा सहूलियत मिलती थी। नीति आयोग वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि नीति आयोग क्या काम कर रहा है इसका पता ही नहीं चला अभी तक। एक्सेप्ट कि प्रधानमंत्री कार्यालय का वो शायद एक सब्सिडरी बन के रह गया है, उसके अलावा नीति आयोग और कुछ नहीं करता है। और यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ही
अनऑथराइज्ड ढंग से नीति आयोग का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। किस काम के लिए? टू मैनिपुलेट स्टैटिस्टिक्स। और यहां पर फिर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत खतरनाक डेवलपमेंट हमारे पूरे शासन व्यवस्था में हुआ है कि पहली बार कोई सरकार आई है देश में जो डेटा को मैनिपुलेट कर रही है। और इस पर बहुत सारे लेख लिखे गए हैं विद्वानों के द्वारा। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के एक एक्टिंग चेयरमैन थे और एक सदस्य थी, जिन्होंने दोनों ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने का कारण ये था कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा जो एक्सरसाइज करके अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट किया था, वो सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। और इसलिए उन्होंने ये नीति आयोग को कहा कि तुम इसको देखो, और नीति आयोग ने उसको रिलीज होने से रोक दिया। तो सब जगह चारों तरफ आश्चर्य हुआ। फिर वो डेटा लीक हो गया कहीं से, और पता चला कि जहां तक रोजगार के अवसरों का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तो वहां जो चित्र है वो बहुत भयानक है। और इसीलिए सरकार ने कहा कि नहीं, इसको रोको। और अच्छे अच्छे सरकार में जो लोग हैं जिनको ज्ञान होना चाहिए कि प्रक्रिया क्या है, वो कहते रहे कि नहीं नहीं, ये डेटा फाइनलाइज नहीं हुआ था, इंटरिम डेटा था। इंटरिम डेटा कैसे था? एनएसएसओ ने उसको नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को भेजा, उन्होंने उसको देख लिया। उसके बाद कोई और दूसरी बॉडी नहीं है जो उसको अप्रूव करती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि इसको कैबिनेट में जाना चाहिए। उनको पता नहीं है, सरकार में नए हैं, कि इस तरह का डेटा कभी कैबिनेट के पास नहीं जाता है। कैबिनेट का या प्रधानमंत्री का या वित्त मंत्री का कोई लेना देना इससे नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं वित्त मंत्री था कि ये फिगर्स आए और मुझे लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ है, इतना कैसे हो गया कम। लेकिन मैं क्या कर सकता था, क्योंकि वो एक स्वतंत्र संस्था है जो ये डेटा कलेक्ट करती है। तो ये आज के दिन हुआ, और मैं जोर देके इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इसके खिलाफ जितना प्रोटेस्ट होना चाहिए था डेटा मैनिपुलेशन के बारे में, वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत लोग इसके बारे में इससे वाकिफ ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े हैं, सारी नीतियां उनके आधार पर बननी चाहिए, बनती भी हैं। क्योंकि अगर आंकड़े को इग्नोर करके कोई नीति बनती है तो वो कभी ठीक ठाक पॉलिसी नहीं होगी। इसलिए जब मैं वित्त मंत्री था और मुझे कुछ आइडिया था कि हम ये कैसे कलेक्ट करते हैं फिगर्स, तो मैंने एक कमिटी बनाई जिसके अध्यक्ष बने रंगराजन साहब, जो बाद में आरबीआई के गवर्नर हुए। और उन्होंने एक सिफारिश दी जिसमें एक था कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बनना चाहिए, जो एक स्वतंत्र संस्था होगी और देश को सही आंकड़ों से परिचित कराएगी। इसी तरह नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का निर्माण हुआ। तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर यह हो रहा है। दूसरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर फेडरलिज्म के दृष्टिकोण से हम विचार करते हैं तो इसमें सेंट्रल या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं उनका क्या स्थान है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब मैं वित्त मंत्री बना और हमारे कॉलीग थे जसवंत सिंह जी, वो कुछ दिनों के लिए प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष बने, तो हम दोनों ने मिलकर तय किया कि ये जो 700-800 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं,
इनको धीरे धीरे कम करना चाहिए और उसका पैसा जो है वो राज्यों को दे देना चाहिए, ताकि राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करें कि उस राज्य के लिए सबसे अच्छा स्कीम कौन सा होगा। हम दिल्ली में बैठकर क्यों सोचें, किसी कमरे में दिल्ली में बैठकर किसी भवन में, कि ओडिशा के बालासोर के लिए कौन सी अच्छी स्कीम है? ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये यहां के लोग उसके बारे में सोचें। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके 700-750 स्कीम जो थी वो काटते काटते हम ले आए उसको नीचे। और मेरा अनुभव क्या था उसमें? मेरा अनुभव ये था कि एक स्कीम चलती थी भेड़ पालन के लिए। भेड़ पालन वैसे क्षेत्रों में है जहां भेड़ नहीं पाले जाते हैं, शीप नहीं पाले जाते हैं। और इसी तरह की एक स्कीम प्लान दर प्लान चली आ रही थी। और एक दफा मैंने जाकर उसको इंस्पेक्ट किया झारखंड में, तो मैंने पाया कि जो शीप डेवलपमेंट सेंटर था उसमें शीप नहीं थे, कोई भेड़ नहीं था, उसमें आदमी ही आदमी थे, लेकिन चला आ रहा था बिल्कुल रूटीन ढंग से। तो इसीलिए ऐसी चीजों को समाप्त करने के लिए यह हुआ कि भाई इस तरह की स्कीम्स को ही कम किया जाए और राज्यों को इसका फंड दे दिया जाए। यूपीए के 10 वर्षों में ये जो काम था ये आगे बढ़ा और लगभग 130 से 140 स्कीम्स पर हम आ गए थे। अब वर्तमान सरकार में मैंने जब कुछ पता किया तो पता ये चला कि केवल प्रधानमंत्री के नाम पर 97 स्कीम्स चल रही हैं आज के दिन। 97 स्कीम्स, प्रधानमंत्री ये स्कीम, प्रधानमंत्री वो स्कीम। क्यों? आखिर क्यों? ये ओडिशा तय करेगा ना कि इस राज्य के लिए सबसे उपयोगी स्कीम्स क्या होंगी। दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति क्यों तय करेगा? तो जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम आगे बढ़े थे, उसमें आज हम पीछे हट रहे हैं, क्योंकि एक नया एक शब्द का इस्तेमाल होता है मेजॉरिटेरियनिज्म, उसी के साथ यूनिटेरियनिज्म भी लागू है। यूनिटेरिज्म भी लागू है और मेजॉरिटेरियनिज्म भी लागू है। इसका विरोध होना चाहिए कि राज्यों का जो हक है वो राज्यों को मिले। और इसी से संबंधित चलते पिछड़े रह गए। और मैं मानता हूं कि पिछड़ेपन से मुक्ति पाने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास करें। और आज अग्रेरियन डिस्ट्रेस की बहुत बात होती है, तो किसानों की जो हालत है उसमें हम सुधार लाएं। अब आप सब जानते हैं, मुझे भी जानने का मौका मिला कि हाँ, कालिया स्कीम, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन कालिया स्कीम लागू किया गया। अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए हुआ कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हाल के दिनों में चली, और मैं स्वयं इस बात का कायल हूं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को पहले किसानी के लिए लागू करना चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स के लिए लागू करना चाहिए। और मैंने एक लेख भी इसमें लिखा जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने कहा था कि आजादी के बाद से आज तक हमारी अर्थव्यवस्था में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि किसान को उचित मूल्य मिले और महंगाई बढ़े, या उसको उचित मूल्य मत दो और कंज्यूमर जो है उसको खुश रखो। तो जाहिर है कि हम सब कंज्यूमर हैं, इसलिए आप पूरा इतिहास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि हमने कंज्यूमर की ज्यादा चिंता की है और किसानों की कम चिंता की है।
और उसी चिंता का नतीजा है कि आज के दिन देश भर में किसानों की हालत बहुत खराब है, अग्रेरियन डिस्ट्रेस है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन द फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स, उसका उपाय क्या है? उसका एक ही उपाय है कि किसानों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू किया जाए टू बिगिन विथ, बाद में देखेंगे और किसके लिए लागू करना है। मैंने सिफारिश की थी कि 1 एकड़ या उससे कम अगर है तो 6,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उसको प्रति क्रॉप सीजन देना चाहिए, तो साल भर में उसको 12,000 रुपया मिलेगा। यहां शायद 5,000 तय हुआ है, उड़ीसा में 5,000 रुपीज, 10,000 दोनों मिला के, लेकिन हमारे फॉर्मूला के अनुसार वो 12,000 होता था साल भर में। और दूसरी बात ये थी कि तेलंगाना में है रईत बंधु स्कीम, और हमने कहा था कि जो अप टू 5 एकड़ फार्मर्स हैं उनको मैक्सिमम ऑफ 18,000 पर ईयर दिया जाए। तो 12,000 और 18,000 के बीच में था। अब फिर मैंने उसको कैलकुलेट किया तो इसका भार लगभग आता था 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष। और राज्य और केंद्र मिलकर अगर बांटें, उस पर कोई फैसला हो जाए, तो केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो लगभग जीडीपी के 1% के पास होगा या उससे नीचे ही होगा। और मुझे लगता है कि 24 लाख 25 लाख करोड़ रुपए का जो एक्सपेंडिचर बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें से इस राशि का हम कहीं ना कहीं से निकाल सकते हैं। तो एक तो ये था, इसलिए मुझे खुशी हुई जब यहां पर कालिया स्कीम लागू किया गया। लेकिन रूरल डेवलपमेंट, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर ग्रामीण विकास आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इस राज्य में भी होगा। आज भी हमारे देश में गांव हैं जहां सड़क नहीं बनी है, पहुंची है, जहां बिजली नहीं पहुंची है, जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है, जहां आवास की सुविधा नहीं है, जहां बिजली नहीं पहुंची है, जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, जहां रोजगार के अवसर नहीं हैं, वो छूटे पड़े हैं गांव कहीं दूर दराज इलाकों में। और स्कीम तो सब चल रही हैं, बहुत वर्षों से चल रही हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसमें 2 प्रकार की कमजोरियां थी। एक तो ये था कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बना रहा है, उसको ग्राउंड लेवल का कोई ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि वो टारगेटेड नहीं है। अब टारगेटेड उसको बनाने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि आप 3 सदस्यों की एक टीम बनाइए, जिसमें कि एक उस पंचायत का व्यक्ति हो, जिसमें कि एक जिले स्तर का व्यक्ति हो, और तीसरा कोई बाहर का व्यक्ति हो, प्रशासनिक व्यक्ति हो। इन 3 आदमियों को एक चेकलिस्ट देके भेजिए आप गांव में, पंचायतों में, कि इसमें ये 10 चीजें हैं, इसमें टिक मार करके आके बताओ कि कौन सी सुविधा गांव में उपलब्ध है, कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जो 10 चीजें हैं उसमें हो सकता है किसी गांव में 7 चीजें उपलब्ध हो, किसी में 3 हो। तो जो कमी है उसी को पूरा करने के लिए उस गांव में या पंचायत में हम उतनी रकम भेजेंगे। जैसे कि आजकल मेडिसिन में होता है ना कि एकदम टारगेटेड होता है फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज, तो उसी तरह गांव में एक दफा जब हमारे पास पूरी सूचना आ जाए तो उस सूचना के आधार पर हम फंड्स उपलब्ध कराएं, नीड बेस्ड आधार पर, और गांव के विकास का काम उसके माध्यम से हो। क्योंकि गांव में अगर ये सारी सुविधाएं नहीं हैं तो फिर गांव छोड़कर लोग शहर की तरफ आते हैं। जो रूरल अर्बन ड्रिफ्ट है, और उसके अलावा शहरों में उसी सुविधा को देने के लिए कई गुना राशि हमको व्यतीत करना पड़ेगा कंपेयर टू व्हाट वी कैन डू इन द विलेजेस। तो ये टारगेटेड अप्रोच हो,
तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास जो है और किसानों का विकास, उस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दे हैव सफर्ड a great deal for a long time, and a time has come now when we must look after them. और ये करेंगे अगर हम, तब हम देश को एक विकसित, एक डेवलप्ड देश की ओर ले जाएंगे। अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र नेग्लेक्टेड रहेंगे, एग्रीकल्चर हमारा नेग्लेक्टेड रहेगा, तो हम फिर अपने को एक डेवलप्ड नेशन नहीं कह पाएंगे। तो ये आवश्यक है कि पूरा एक फेडरल सेटअप में ये काम हो। आवश्यक है कि राज्य के जो वित्तीय अधिकार हैं वो न केवल प्रोटेक्टेड हों बल्कि एनहांस किया जाए उनको। ये आवश्यक है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का दौर चले हमारे देश में। और ये जो नई राजनीति है उसमें नई इंडिया का निर्माण नहीं हो सकता है। नई राजनीति हमको पीछे की ओर ले जाएगी, शायद आगे की ओर नहीं ले जाए। क्यों न उसमें डबल इंजन फिर भी लगे। थैंक यू वेरी मच।